सो गुड इवनिंग एवरीवन। कल हिस्ट्री का लास्ट क्लास अपना हुआ था, परसों हुआ था हिस्ट्री का। तो सबको आवाज वगैरह आ रही है प्रॉपर? बाकी लोग अभी कनेक्ट होंगे, सो जैसे वो कनेक्ट हो जाते हैं हम स्टार्ट करने की क्लास को। तो हिस्ट्री की पहली क्लास हुई थी परसों, जिसमें हमने बेसिक से मैंने आपको दिया था, उसमें एडेंट ऑफ यूरोपियंस एज वेल एज जो टॉपिक था लास्ट क्लास का। तो हमने डिस्कस किया था इंडिया एट द डॉन ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया में कॉलोनाइजेशन कैसे आया? कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए। ठीक है। सो फॉरेन पावर इंडिया में कैसे आई, कैसे उन्होंने पावर को काबिज किया, कैसे वो एज ए ट्रेडर्स बन के आए थे, बाद में रूलर्स बन गए थे। तो हाउ दिस थिंग्स हैपेंड, ये चीजें कैसे हुई, उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो एक्चुअली पहले क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बेसिक बता दी थी, जो फर्स्ट क्लास में अवेलेबल थे। अभी अभी तक वो कनेक्ट नहीं हो पाए, सो लेट एक दो स्टूडेंट्स आ जाएंगे अभी, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो एनीवे मैं हेडफोन लगा लेता हूँ सो दैट आई विल बी मोर ऑडिबल टू यू। चलो वन मोर स्टूडेंट एडिट। So what we were discussing, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने अभी उसका पीडीएफ शेयर नहीं किया था, सो आई विल शेयर सुन। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस क्लास। इंडिया इन 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के डेथ के बाद इंडिया कैसा था? जब औरंगजेब रूल कर रहा था उस टाइम पे मुगल एम्पायर था इंडिया में। मुगल एम्पायर क्या होता है, किसने उसका फाउंडेशन रचा था? ठीक है। उसके बाद कौन कौन मुगल एम्पायर्स बने थे, उनके बाद हमने स्ट्रॉन्ग मुगल किंग्स और वीक मुगल किंग्स, इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस क्लास। तो धीरे धीरे सारे स्विच हो, कल पे स्विच हो गया। ओके गुड। सो मयूर, डायना एंड वन मोर इज देयर, अंशुल आई थिंक। ओके। तो मुगल एम्पायर हमने ये देखा था, ये पूरा जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है मैप में, ये येलो कलर का, ये पूरा मुगल एम्पायर था। जैसे अहमदाबाद, डेक्कन प्लेटू, मद्रास, बीजापुर, हैदराबाद, पुणे, सूरत, कलकत्ता, पटना, फतेहपुर सिकरी, पानीपत, उसके बाद दिल्ली, आगरा, एवरीवेयर मुगल एम्पायर हैड बीन स्प्रेड। तो ड्यूरिंग औरंगजेब ये सारा एरिया मुगलों का था। जैसे औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद फिर मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो ना स्टार्ट हो गया था। तो मुगल को किसने एस्टेब्लिश किया था, मुगल एम्पायर को? कोई बताएगा मुझे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, बाबर था एग्जैक्टली। मैंने आपको बताया था कि आपको हिस्ट्री किस तरह से डिवाइड है। तो हिस्ट्री जैसे तीन पार्ट्स मैंने आपको बताया। जैसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको हिस्ट्री पांच तरीके से स्टडी करनी है। तो जो एमपीएससी में बेसिकली उनको तीन टाइप में आएगा। तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम कर रहा है, स्टेट सिविल सर्विस यानी एमपीएससी राज्य सेवा एक एग्जाम आता है एमपीएससी का, अगर आप उस पर फोकस करके चल रहे हो तो आपको फिर मेडिवल हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को डिस्कस करें। और उसके बाद प्लस मॉडर्न महाराष्ट्र का हिस्ट्री उसमें आता है। और जो यूपीएससी कर रहे हैं बेसिकली इनको ये तीन हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी, एंशियंट, मेडिवल
देन मॉडर्न, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ऐसे 5 टाइप में आपको हिस्ट्री स्टडी करनी है फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो चलिए, इंडिया इन 1707 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बाबर के बाद क्या हुआ था कि इस्लामिक मुगल एम्पायर जो था दैट स्टार्टेड ग्रोइंग मोस्ट ऑफ अक्रॉस इंडिया। मैंने आपको कहा था कि बाबर ने जैसे मुगलों का इस्टेब्लिशमेंट किया था, मुगल सल्तनत का दिल्ली में, जैसे 1526 में पानीपत हुआ था इंडिया में, पहला पानीपत, 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। एक 1526 में हुआ था, जो किसके बीच में था? इट वॉज बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे। तो इब्राहिम लोधी कौन, कहाँ से आए, सारी चीजें मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अभी हम मॉडर्न पे फोकस करेंगे, मेडिवल में नहीं घुसेंगे। तो अभी कैसा है कि 1857 तक ऐसा बोला जाता है कि 1857 के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है। तो उसका हम बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, जो औरंगजेब के डेथ के बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पर। ही फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526, और उसी साल पानीपत का युद्ध इंडिया में इन्होंने किया था। तो पहला जो पानीपत था दैट वाज बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, याद रखना। बाबर के डेथ के बाद 1530 में बाबर मर जाता है। तो बाबर की डेथ के बाद फिर उसका बेटा, जो उसका नाम था हुमायूं, तो हुमायूं, ये ही बिकम्स द मुगल एम्परर। हुमायूं के बाद फिर आता है अकबर, आता है अकबर के बाद फिर जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आता है। तो ये सारे मुगल एम्परर्स थे, और इनको बोला जाता है, यानी कि 1526 से लेके 1707, तो आप कह सकते हो 1526 टू 1707, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर। स्ट्रॉन्ग 1707 के बाद औरंगजेब के बेटे वो गादी पे आते हैं, वो मुगल किंग्स बनते हैं। ओके, और जैसे औरंगजेब का बेटा मुगल किंग बनना यानी कि बनता है, उसके बाद मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मुगल्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो ये पीरियड याद रखना 1707। इसके बाद फिर कौन कौन बनता है देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था औरंगजेब का बेटा कौन था, व्हाट इज दिस नेम? हुमायूं। मैं औरंगजेब का बोल रहा हूँ, बाबर का नहीं। 3 बेटे थे ना स्कूल में। उसके 3, यस एग्जैक्टली, औरंगजेब के 3 बेटे थे, लेकिन जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था वो दोनों के बीच हुआ था। और तो बहादुर दोनों शाह, का, और दूसरे का सर नाम नहीं याद आ रहा। एक बहादुर शाह था, बराबर, बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2 है हिस्ट्री में। जैसे बाजीराव 1 और बाजीराव 2 है ना, वैसे बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2 है। तो बहादुर शाह 1 की हम बात करेंगे। तो पहला जो वॉर, तो बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह बिकम्स द मुगल एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। उसके बाद फिर जब उसका डेथ होता है 1712 में, जब बहादुर शाह उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर मुगल किंग बनते हैं। कौन कौन बनता है मुगल किंग? कौन आता है बताओ? बस एक ही साल था वो मुगल किंग, उसके बाद वो चला जाता है। देखो यहाँ पे मैंने दिया है आपको। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया ना कि बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था, तो बहादुर शाह का दूसरा नाम था प्रिंस मुअज्जम। प्रिंस मुअज्जम ये उसका सेकंड नेम था बहादुर शाह का। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में हु वाज नोन एज प्रिंस मुअज्जम इन दी मुगल एम्परर्स, तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह 1। ओके, तो मैंने आपको कहा था जजाऊ का बैटल हुआ था, जजाऊ के बैटल में, देखो ये फैक्ट्स याद रखो। एक्चुअली मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर पाया था आपको, ये पीडीएफ मैं आज शेयर कर दूंगा, बिकॉज ये कंप्लीट क्लास नहीं हो पाई थी, उसमें से हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था। तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको मैं आज फिनिश कर दूंगा, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बहादुर शाह 1, जिसका ही नाम था प्रिंस मुअज्जम। ओके, तो जैसे जजाऊ का बैटल हुआ था वो औरंगजेब के 2 बेटों में हुआ था। तो इसने वो जजाऊ का बैटल किसने जीता था? ये था बहादुर शाह 1, और इसी बैटल को बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। और इसी बैटल को जीतने के बाद बहादुर शाह बनता है मुगल एम्परर। वो उसको हरा देता है, उसके दूसरे भाई। ओके, तो इसको वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है। ऑलरेडी जब ये जजाऊ का बैटल हुआ था, बहादुर शाह 1 का एज उसके बाद उस टाइम पे था 63 ईयर्स उसका एज था। ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की थी।
ये पूरा मैंने आपको बता दिया था कि जैसे बहादुर शाह ने क्या क्या किया वो किंग बनने के बाद। औरंगजेब ने कैसे, देखो औरंगजेब जब मुगल एम्परर था, तो औरंगजेब को एक क्रूर राजा कहा जाता है। ही वॉज नॉट अ गुड विथ नॉन मुस्लिम पीपल, he always suppressed them, he always made injustice with the non-Muslim people. Okay, जैसे औरंगजेब ने मराठाओं के साथ रिलेशन खराब करके रखे थे उस टाइम पे। मराठा, महाराष्ट्र को मराठा रीजन बोला जाता था। मराठाओं के साथ रिलेशन खराब करके रखे थे। इन्होंने राजपूत के साथ रिलेशन खराब करके रखे थे उनके साथ। उसके साथ साथ सिख, सिख से भी इनका जनता नहीं था औरंगजेब का। तो तीनों के साथ इन्होंने संबंध बिगाड़ के रखे थे। और जैसे ही ये मरता है औरंगजेब, उसके बाद ये जो पावर थी ना, जो नॉन मुस्लिम जैसे मराठा, सिख, राजपूत, दे स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो उनको, जैसे कि इसमें से कुछ जो पावर थी, इनको मुगलों का बदला लेना था मुगलों से। जैसे मराठाओं का किंग को मार दिया था, जैसे संभाजी महाराज को इन्होंने उनको मार दिया था इन्होंने, औरंगजेब ने। तो फिर वो भी उनके अंदर में गुस्सा था कि उनको मुगल सम्राट, मुगल एम्पायर पूरा पूरे पूरे उनको डिस्ट्रॉय करना था मराठाओं को। ठीक है, तो उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, फिर मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा आप समझ लो, हम आगे जाएंगे। थोड़ा सा एक एक पीपीटी में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इस अकॉर्डिंग। तो जैसे बहादुर शाह राजा बनता है, तो बहादुर शाह एक चीज करता है। बहादुर शाह क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी जितने भी रूलर्स थे उस टाइम पे, यानी औरंगजेब ने जिनके साथ रिलेशन खराब किए थे, उनके साथ रिलेशन इन्होंने बनाए थे बहादुर शाह ने। ये माफी मांगने के लिए गया था मराठा के पास। मराठा के शाहू कौन थे? वो शाहू, किंग शाहू, छत्रपति शाहू महाराज कौन थे? बोलो, मैंने क्वेश्चन किया अभी आपको। सो क्वेश्चन इज दैट, छत्रपति शाहू जो थे, ये संभाजी महाराज के बेटे थे। संभाजी महाराज के डेथ के बाद औरंगजेब ने इनको पकड़ के बंदिश बना के रखा था। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो इनको अगेन हम आगे जाते हैं अगली पीपीटी पे। तो थोड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बंडा बहादुर कौन थे ये भी मैंने आपको बताया था। बहादुर शाह वन डाइड 1712, बहादुर शाह मर जाता है। तो बहादुर शाह के बाद फिर जो मुगल जहांदर शाह मुगल किंग बनता है। तो जहांदर शाह भी एक ही साल होता है, 1712 से 1713, ये भी चला जाता है। उसके बाद फिर फारूक सियार आता है। तो फारूक सियार बिकम्स द मुगल किंग। ओके, फारूक सियार के बाद, ये फारूक सियार बीच जाने के बाद फारूक सियार इनको मार देते हैं। यानी कि फारूक सियार क्या करता है, जहांदर शाह फारूक सियार इनके बीच में एक बैटल होता है, एक वॉर होता है। फारूक सियार को गद्दी पे बैठना होता है मुगल किंग की, और जहांदर शाह को उसको हटाना होता है। तो इसीलिए फिर वो जहांदर शाह के साथ लड़ पड़ता है। जहांदर शाह को मारने के बाद फारूक सियार बिकम्स द मुगल एम्परर। और फारूक सियार को मुगल एम्परर बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? सैयद ब्रदर्स का था। सैयद ब्रदर्स जो थे, ये मुगल किंगडम में एज अ किंग मेकर्स कही जाता है इनको। क्या बोला जाता है इनको? किंग मेकर्स इनको माना जाता है। ओके, तो जैसे फारूक सियार को इन्होंने ही राजा बनाया था, लेकिन इनको एक एक्सपेक्टेशन थी फारूक सियार से कि अच्छा काम करेगा एज ए मुगल किंग, ये सबको साथ लेके चलेगा, किसी के भी साथ ये अन्याय नहीं करेगा, जैसे नॉन स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ उनको भी ये संभाल लेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सा साइको, इनको पगला राजा ही बोला जाता है फारूक सियार को। ठीक है, इसने ब्रिटिशों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी इंडिया में। जैसे बंगाल में जैसे ब्रिटिशर्स व्यापार ट्रेड करते थे, तो उनका जो ड्यूटी था, जो उनको ट्रेड के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती थी पहले मुगलों को, तो ड्यूटी फ्री राइट इनके कर दिए थे अंग्रेजों की, इसने फारूक सियार ने। और उसके साथ साथ इनको इंडिया में सिक्के बनाने की परमिशन भी दे दी थी। सिक्का यानी मैंने आपको दिखाया था, स्क्रीन पे दिखाया था सिक्का कैसा था ब्रिटिशों का, तो वो भी पावर इन्होंने दे दी थी। तो ये बहुत ज्यादा पागल था, और इसीलिए
ये सैयद बदरस को इसका बिहेवियर पसंद नहीं आया था, तो सैयद बदरस ने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको मार देता बाद में, इसका कत्ल कर देता बाद में इन्होंने। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास इसमें। दिस इज 1715 बंडा बहादुर एंड हिज फॉलोअर्स वर कैप्चर्ड बाय द मुगल गवर्नर ऑफ पंजाब। मैंने आपको कहा था गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह वाज द लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी। ओके, तो वो लीडर थे सिख कम्युनिटी के। तो उनके साथ क्या हुआ था देखिए, जैसे बहादुर शाह वन जब मुगल किंग था, तो उसने गुरु गोविंद सिंह के पास जाके माफी मांगी थी, बिकॉज औरंगजेब ने सिखों को भी परेशान किया था। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने जो आपके साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और आप हमें हमारे मार्गदर्शक बनिए और मुगल एम्पायर को अच्छे से चलाने में आप हमारी मदद कीजिए। ऐसा बहादुर शाह वन ने गुरु गोविंद सिंह को बोला था। लेकिन बाद में गुरु गोविंद सिंह का मर्डर किया गया, उनको मार दिया गया, और उनको मारा था एक पठान ने। ओके, और इसके बाद फिर ये बंडा बहादुर जो था ना, ये सिखों का लीडर था उस टाइम पे, तो इसने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी इसने, बंडा बहादुर ने। और फिर बंडा बहादुर ने कहा अब इनको तो हमें छोड़ूंगा नहीं, मुस्लिमों को, इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, ऐसा बंडा बहादुर ने कहा था। तो ये फिर लड़ पड़ा था उनसे। तो हुआ ऐसा कि पंजाब जो था, पंजाब का मोस्ट ऑफ पार्ट बंडा बहादुर ने काबीज कर लिया था। उसके बाद लेकिन हुआ ऐसा, पंजाब के एक गवर्नर थे, मुगल गवर्नर, इन्होंने बंडा बहादुर और उसके जो फॉलोअर्स थे इनको पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद फिर इनको मौत का घाट उतार दिया था इन्होंने। ठीक है, बंडा बहादुर को। तो बंडा बहादुर की कहानी यहाँ खत्म हो गई। और इसके बाद जो पंजाब रीजन जो एक्सटेंट जो स्प्रेड हो रहा था बंडा बहादुर की लीडरशिप के अंडर, ठीक है, तो वो स्प्रेड होना बंद हो गया, वो पूरा बाद में मुगल स्टेट के अंडर में चला गया था। देन मैंने आपको ये भी कहा था फारूक सियार कन्विंस औरंगजेब टॉप जनरल आसफ जहां वन। चलिए, ये आसफ जहां कौन है? आसफ जहां वन जो है ना, इसने हैदराबाद का फाउंडेशन किया था। हैदराबाद जो डायनेस्टी स्थापित की गई थी, ये किसने? आसफ जहां ने की थी। तो देखिए, थोड़ा हिस्ट्री को समझने की कोशिश की है, जैसे बुकिश तरीके से हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे से जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे हमने हिस्ट्री में प्रीवियस चैप्टर में, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि एक मैप, मैंने आपको एक मैप इंडिकेट दिखाया था, मैं आपको उस मैप को फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस मैप, देखो ये जो मैप था ना, देखो औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल्स का जो ये था एक्सटेंशन मुगल किंगडम का, वो कम हो गया था। और मुगलों से फिर अलग अलग पावर बाहर निकलने लगी थी, यानी कि एक प्रोविंसेस क्रिएट होने लगे थे। बंगाल तैयार हो गया, अवध क्रिएट हो गया, राजपूत तैयार हो गए, मराठास तैयार हो गए, निजाम ने हैदराबाद को इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, तो टीपू टीपू सुल्तान ने, मैसूर में टीपू था, यानी कि हैदर अली आप बोल सकते हो। तो अलग अलग एम्पायर्स जो थे ना, ये उभरने लगे थे औरंगजेब के डेथ के बाद। जब औरंगजेब था तो मुगल किंग का पूरा भारत वर्ष पे उनकी राज थी, मुगलों का राज था। जो मुगल बादशाह बोलेगा वही होगा सारे हिंदुस्तान में उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। जैसे औरंगजेब मर जाता है, तो बाद में ये सारे जो रीजन्स थे, छोटे छोटे रीजन्स, ये एक बड़ी पावर में उभर के आए थे। राजपूतों ने अलग, जो राजा अंबर था, अंबर सिंह, ठीक है, तो इन्होंने अपना राजपूत का किंगडम स्थापन कर दिया। अवध में जो था, अवध में नवाब था सुजाउद्दौला, जिसने अवध की कमान संभाल ली। बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो था, ये बंगाल का यहाँ नाम भी दिया है मैप में, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद उसी के नाम से दिया गया था। बंगाल में एक सिटी है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की कमान संभाल ली। राजपूत में राजा अंबर था, सवाई अंबर। उसके बाद मराठास थे, इसमें वेस्टर्न में मराठास आ गए, ठीक है, नॉर्थ में राजपूत, अवध और बंगाल आ गया। उसके बाद साउथ में टीपू सुल्तान स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया था साउथ में। ओके, निजाम भी थे साउथ में। तो अलग अलग किंगडम मुगलों से बाहर निकल के आए थे। इन्होंने बाद में कहा कि हम अभी जो मुगलों की सुजरेंटी है, मुगलों की सुजरेंटी हम फॉलो नहीं करेंगे। जो भी बादशाह को हम सलाम ठोकते थे ना, अब सलाम नहीं ठोकेंगे हम, ठीक है, अब उनको हमें सलाम ठोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज यहाँ पे थी। तो अभी क्या है, बहादुर शाह राजा बना, उसका कौन सुनता है? और उसको राजा बनाने के पीछे मराठाओं का हाथ था, बहादुर शाह को राजा बनाने के पीछे। तो सारी चीजें ना कहीं कनेक्टेड थी।
ऐसा भी नहीं था। तो सारी चीज एक दूसरे को कनेक्ट थी। तो बाद में मराठाओं ने पूरा मुगल साम्राज्य चलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। और कौन मुगलों का राजा बनेगा 1707 के बाद, ये मराठा पावर तय करती थी। ये मैं आपको हिस्ट्री में आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे हमारा बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर पे फोकस करके हम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी एक मैप मैंने आपको इंडिकेट किया था। सम्यक माइट अनम्यूट करो, म्यूट कर दो। ठीक है, मुगल्स थे, अवध थे, बिहार। तो मुगल्स, अवध और बिहार। तो बिहार जो था ना, वो देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा एरिया था बंगाल। बिकॉज बंगाल सिर्फ अकेला नहीं था, बंगाल में बिहार और उड़ीसा, ये दोनों पार्ट बंगाल में ही उस टाइम पे आते थे। उस टाइम पे ऐसा कुछ अलग नाम नहीं था, मैंने मैप में सिर्फ आपको दिखाया है यहाँ पे कि बिहार भी था, लेकिन बिहार का एरिया बंगाल को कनेक्टेड था। ठीक है, नाउ साउथ में, अब ये जो मैप मैंने आपको दिया नॉर्थ का मैप है। नॉर्थ में कौन सी पावर थी? मुगल्स थे, अवध थे और बिहार था, उसके बाद बंगाल था। ये चार थे। कहाँ पे? नॉर्थ में। उसके बाद साउथ में कौन था? निजाम था और टीपू सुल्तान थे। ये दोनों थे। उसके बाद मराठास भी थे। मराठास के साउथ में भी पावर थी, याद रखो। वेस्टर्न में तो ही थे, लेकिन साउथ में भी थे मराठास। उसके साथ साथ यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब के डेथ का। ओके, उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। मुझे बता दो हम कहाँ पे स्टॉप हुए थे, सो दैट वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद शाह। हाँ, मोहम्मद शाह, एग्जैक्टली। रंगीला। अगर आपको पूछा गया रंगीला किसको कहा जाता है हिस्ट्री में, तो नाम रहेगा मोहम्मद शाह। ये भी हो गया था। ये जो निजाम उल मुल्क है ना, निजाम उल मुल्क, इन्होंने ही हैदराबाद की स्थापना की थी, याद रखना। और इसकी ही मदद से फारूक सियार को, सॉरी, सैयद ब्रदर्स को मारा गया था, इसी की मदद से। ये नाम आपको आगे आने वाला है। ठीक है, फारूक सियार ने फरमान दिया ब्रिटिशों को। उसके बाद ये मैंने आपको सब बताया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड कैलकाटा, ये भी दिया था मैंने। सो ये सब हो गया था। ये कॉइन के, ये सिक्के के बारे में बात कर रहा था कि ये जो सिक्का था ना, कॉइन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी वैलिड थ्रू आउट मुगल टेरिटरीज। तो ये जो फारूक सियार ने जो परमिशन दी थी ना ब्रिटिशों को, कि आप अपना सिक्का बना सकते हो इंडिया में, अपना कॉइन आप छाप सकते हो इंडिया में, इसका मतलब बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा सिली डिसीजन था ये फारूक सियार का। कोई मूर्ख भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो इतने इतना मूर्ख काम इसने किया था। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि 1707 के बाद जो भी आए थे ना, इनकी वजह से ही इंडिया ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। ओके, तो टुडे वी यू कैन सी देम एट इंडियन हिस्ट्री म्यूजियम कोलकाता। ये सिक्का आपको मिलेगा, कहाँ देखने मिलेगा ओरिजिनल, अगर आप देखना चाहोगे तो इंडियन हिस्ट्री म्यूजियम नाम का एक म्यूजियम है कोलकाता में, वहाँ पे ये सिक्का आपको मिलेगा, वहाँ पे रखा है। ब्रदर्स रिमूव फारूक सियार, मैंने आपको कहा था कि इसका पागल डिक्शन के कारण, ये पागल जैसा कुछ भी बोलता था, और इस पागल बिहेवियर के कारण इसको हटा दिया अपनी गद्दी से। सैयद ब्रदर्स ने बाद में इसको मार दिया था, इसको, फारूक सियार को। मुगल किंग्स को मारने के बाद मुगल एम्पायर में एक डर स्प्रेड हो गया था सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, कि सैयद ब्रदर्स बहुत डेंजरस है, इसने इन्होंने तो मुगल सम्राट को मार दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट किसका मिला था? पेशवा, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, इसने सपोर्ट किया था सैयद ब्रदर्स को फारूक सियार को मरवाने के लिए। ओके, और बाद में फिर सैयद ब्रदर्स ने उनको मार दिया था, किसको? फारूक सियार को। बालाजी विश्वनाथ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मराठा डायनेस्टी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो मैं आपको एक एक किंगडम पढ़ाने वाला हूँ कि जो भी इंडियन, बंगाल, जैसे ब्रिटिशों ने बंगाल कैसे जीता, मराठा एरिया कैसे जीता। मराठा रीजन है ना, उस टाइम आज महाराष्ट्र बोलते, उस टाइम पे मराठा बोलते थे। ठीक है, उसके साथ ब्रिटिशों ने मराठा रीजन जीतने के बाद उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर उन्होंने कैसे जीता था। उसके बाद मैसूर के बाद उन्होंने राजपूत को कैसे जीता और सिखों को कैसे जीत लिया था। तो ये सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद निजाम भी चले गए, उसके बाद बंगाल भी चला गया, बिहार चला गया, अवध भी चला गया, सब कुछ ब्रिटिशों ने
जीत लिया था बाद में। लेकिन कैसे जीता इसका हमें हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम जाके मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। ओके, तो एक एक एरिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितने उन्होंने युद्ध किए थे, कितने बैटल्स करने पड़े, कितने वॉर्स करने पड़े। ब्रिटिशर्स को इतनी इजीली पावर नहीं मिली थी इंडिया में, दे हैड टू वेट अ लॉट। 150 साल तो उन्होंने ट्रेड किया था इंडिया में, 1600 सेंचुरी से लेके 1750 तक उन्होंने ट्रेड किया था। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ इंटरनल मैटर्स में, जो राजे महाराज थे इंडिया के, इनके इंटरनल मैटर में उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया था, बाद में किया था 1750 के बाद। उसके पहले तो वो आराम से अपना ट्रेड कर रहे थे, और इतना ट्रेड किया, इतना व्यापार किया, बहुत पैसा कमाया था उसमें उन्होंने। ओके, और तब वो अपने कॉम्पिटिटर से लड़ रहे थे, तब अपने इंडियन रूलर से नहीं लड़ रहे थे। ब्रिटिशर तब किससे लड़ रहे थे? अपने कॉम्पिटिटर से। तो ब्रिटिशों के कॉम्पिटिटर्स कौन थे? फॉरेन पावर थी। मैंने आपको कहा था इंडिया में पहले कौन, किसकी एंट्री हुई थी इंडिया में, बताइए? पोर्टुगीज। पोर्तुगीज। पोर्तुगीज की एंट्री पहले इंडिया में हुई थी। पोर्तुगीज के बाद कौन आया था इंडिया में? अच्छा। डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए, और उसके बाद फ्रेंच आए थे इंडिया में। तो जब ये चारों के चारों इंडिया में थे ना, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। और इसी के साथ साथ इनका जब झगड़ा खत्म हो गया, ब्रिटिश इन झगड़े से जीत गए थे, यानी ब्रिटिश ने इन झगड़ों में सबको हरा दिया। यानी कि पोर्तुगीज को भगा दिया इंडिया से उन्होंने, फ्रेंच को भगा दिया, डच को भगा दिया, और वो अकेला एक पावर बन गया था इंडिया में, अकेला ट्रेड करना उन्होंने शुरू किया था। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि यार हमने तो इनको हरा दिया, तो इंडियन रूलर्स को हराना क्या बड़ी बात है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट हो गया था। उसके बाद उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंडिया में 300 साल तक राज कर पाए थे। ठीक है, चलो ये भी हम ना, ये भी साइड हो गया था अपना। चलो, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके आगे मैं थोड़ा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हम इसी को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्लाइड ऑलरेडी हो चुकी है। जो नए हैं, जो नहीं थे लास्ट क्लास में, उनको समझ में आ जाएगा। और हिस्ट्री की क्लास प्लीज एब्सेंट मत रहिए। सो कनेक्ट, जब भी क्लास लगेगी यू हैव टू ज्वाइन द क्लास, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला था, ये बन गया राजा, मुगल किंग बन गया। और ये कब बनता है? फारूक शाह को मारने के बाद सैयद ब्रदर्स ने रंगीला यानी कि मोहम्मद शाह को बना दिया मुगल किंग। अब सैयद ब्रदर्स, मैंने आपको कहा था इनको क्या कहा जाता था? किंग मेकर्स। ठीक है, तो मोहम्मद शाह बनता है रंगीला, यानी रंगीला नहीं, रंगीला इनका टाइटल था। रंगीला का मतलब ये होता है कि जो मोहम्मद शाह था ना, इसको मुगल एम्पायर से कुछ लेना देना नहीं था, ये टाइम पास राजा था। इनको बस अपने शौक पूरे करने थे, ये शौकीन था, नाच गाना करना, ठीक है, कव्वाली बजाना, ये सारी चीजें, ये काम करता था ये मोहम्मद शाह। तो इसलिए इसको रंगीला नाम दिया गया था। तो 1719 से लेके 1748, 1748, ये जो ड्यूरेशन था ना, ये था मोहम्मद शाह का। बहुत बड़ा ड्यूरेशन था इसका, बहुत टाइम ये मुगल किंग था। लेकिन इतना बकवास, सबसे बकवास यही था, इसी ने पूरा सत्यानाश किया था मुगल एम्पायर का, अगर देखा जाए तो सैयद ब्रदर्स को ये मार दिया। देखो, जिस सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को बनाया किंग, मुगल किंग बनाया फारूक शाह के बाद, उसी सैयद ब्रदर्स को मोहम्मद शाह ने मरवा दिया था। इन दोनों भाइयों को मार दिया था सैयद ब्रदर्स को। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क के हेल्प से। ओके, तो निजाम उल मुल्क, मैंने आपको कहा ना, ये कौन था? हैदराबाद का फाउंडर था। हैदराबाद डायनेस्टी जो थी ना, निजाम शाही, तो हैदराबाद में निजाम शाही जो थी वो इन्हीं की डायनेस्टी थी। ठीक है, ये सब मुगलों से अलग हो गए थे ना, तो इन्होंने कहा था कि यार मुगल ने तो हमें, हमारे लिए कुछ किया नहीं, इससे बेटर कि हम हमारे राज्य में जाके हमारा खुद का डायनेस्टी ओपन कर दे। तो कौन मुगलों का आगे पीछे कौन घूमेगा मुगलों के? ओके, तो बेटर है कि हमारे भी कुछ स्टेटस है कि नहीं, कुछ हमें भी कुछ है कि नहीं, मान सम्मान। तो ये मोहम्मद शाह कुछ ध्यान नहीं देता था। जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स थे इसके अंडर में, उनके दरबार में, मुगल दरबार में, मोहम्मद शाह उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता था। इनको कुछ लेना देना नहीं था किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना है। और ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा चालाक था। चालाक यानी कि अगर मानो इसको अगर ऐसा लगता है कि मोहम्मद शाह को अगर ऐसा लगता है कि दरबार में, मुगल दरबार में अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा मंत्री है जो इससे भी बेहतर है मोहम्मद शाह से, तो मोहम्मद शाह उनको तुरंत ट्रांसफर कर देता था। जैसे मुगलाई तो हर जगह पे थी ना वहाँ पे, तो ये हर इमीडिएटली उसको ट्रांसफर, उन्होंने वही सेम किया था निजाम उल मुल्क के साथ। जब इसको लगा था
और निजाम उल मुल्क की मदद से ही मोहम्मद शाह ने किसको मरवाया? सैयद ब्रदर्स को। क्यों मरवाया था? बिकॉज सैयद ब्रदर्स का खौफ बहुत था मुगल एम्पायर में, बिकॉज इन्होंने फारूक शेर को मार दिया था, बराबर, मरवा दिया था। तो फिर ऐसा कहा जाता था कि ये मोहम्मद शाह को भी मरवा देगा अगर मोहम्मद शाह अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मोहम्मद शाह अगर ध्यान नहीं देगा मुगल एम्पायर की तरफ तो ये मोहम्मद शाह को भी मरवा देगा। तो मोहम्मद शाह को क्या किया था? मोहम्मद शाह को थोड़ा भड़का दिया था इनके खिलाफ, सैयद ब्रदर्स के खिलाफ। बिकॉज मोहम्मद शाह के दरबार में जो जो कुछ मंत्री थे वो सैयद ब्रदर्स को एंटी इस्लामिक बोलते थे कि एंटी इस्लामिक है। एंटी इस्लामिक का मतलब क्या होता है कि इसने दरबार में सैयद ब्रदर्स क्या करते थे? अपनी मनमानी चलाते थे। किसको बड़ा पोजीशन देना है, किसको क्या देना है, कौन डिसाइड करता था? ये सैयद ब्रदर्स डिसाइड करते थे। तो इनके ऊपर आरोप भी था, सैयद ब्रदर्स के ऊपर, कि इन्होंने बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे सिख और राजपूत को मुगल दरबार में अच्छी अच्छी पोजीशन पे बिठाया था। बिकॉज सैयद ब्रदर्स का एक टारगेट था कि यार मुगल एम्पायर बर्बाद ना हो, और उनको बर्बाद अगर अगर बर्बाद होगा तो इन जैसे टाइम पास रूलर्स की वजह से वो बर्बाद होगा, मोहम्मद शाह, फारूक सियार, इनकी वजह से, जानदर शाह, इनकी वजह से। ओके, तो ऐसे एडे अगर रूलर्स बन गए तो मुगल एम्पायर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बकवास राजा मिले, कोई लीडर मिले जो रॉन्ग डिसीजन लेके फिर साम्राज्य को बर्बाद कर दे। ठीक है, तो इसीलिए फिर कुछ लोगों ने मोहम्मद शाह को भड़का दिया इसकी इनके खिलाफ। तो निज़ाम उल मुल्क की हेल्प ली मोहम्मद शाह ने। तो निज़ाम उल मुल्क को ऐसा लगा अगर मैं मोहम्मद शाह यानी कि मुगल एम्पर की अगर मैं मदद करूंगा तो मुझे मोहम्मद शाह बड़ी पोजीशन पर रख देगा, कुछ बड़ा पोजीशन मुझे पद दे देगा, ऐसी इसकी समझ थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सैयद उसको मरवा दिया और बाद में इसको भी नहीं कुछ मिला। तो वो बाद में हुआ ऐसा कि निज़ाम उल मुल्क मेड ग्रैंड वजीर, तो बस इसको सिर्फ ग्रैंड वजीर बना दिया उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं दिया था ग्रैंड वजीर के अलावा। सो उसके बाद फिर ट्राइज टू रिफॉर्म द करप्ट मुगल कोर्ट। जैसे ग्रैंड वजीर बन जाता है कौन? निज़ाम उल मुल्क। तो ये मुगल दरबार में बहुत करप्शन चलता था उस टाइम पे। तो जो करप्ट सिस्टम था मुगल कोर्ट का, तो उस करप्ट सिस्टम को इसने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी ग्रैंड वजीर बनाने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद शाह को खटकने लगा था। ओके, ये तो बहुत डेढ़शाना निकला, यानी कि इसको मोहम्मद शाह को ऐसा लगा था तो मैंने तो इसको बड़ा पोजीशन दिया और ये डेढ़शाना बना कर रहा है यहाँ पे इन ऑर्डर टू कर्टेल इज ग्रोइंग पावर। तो उसकी जो पावर थी बढ़ती जा रही थी मुगल दरबार में निजाम उल मुल्क की। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया? इसको अवध में ट्रांसफर कर दिया था। अवध यानी आज का उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे उसका अवध बोला जाता था। तो भाई तुम जाओ, अवध में जाओ और वहां पे तुम तुम्हारा रिफॉर्म करते रहो, यहाँ मत करो दिल्ली में। ओके, दिल्ली दरबार से ट्रांसफर कर दिया था। मुगल कहाँ पे बैठते थे? दिल्ली दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था देखिए, निजाम रिबेल्स अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑर्डर एंड मार्चेस टुवर्ड्स द डेक्कन। तो वही हुआ, तो इसने फिर बोला यार तुमने तो मुझे नाराज कर दिया, अब तुम अवध में मुझे भेज रहे हो तो मैं क्यों जाऊँ अवध में, मेरा क्या लेना देना है वहां से, मैं तो वो हैदराबाद से, तो बेटर कि मैं मेरे डेक्कन में जाऊंगा। डेक्कन का एरिया ने उस टाइम पे हैदराबाद, मालवा पठार, ये सब डेक्कन एरिया में आता था। हैदराबाद यानी कि साउथ इंडिया का थोड़ा सा पार्ट, एज वेल एज मालवा पठार एमपी का, तो डेक्कन पार्ट में आता था। तो डेक्कन में वो अपने उसने मार्च करना शुरू कर दिया। तो मैं जाता नहीं अवध में, मैं चला मेरे डेक्कन में। और वहां पे जाके उसने क्या किया? निजाम डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था हैदराबाद में, इसने, निजाम उल मुल्क ने। ओके, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1724 में क्या होता है? साकर खेड़ा, ये युद्ध, ये बैटल होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? ये युद्ध हुआ था मुगल एम्पर ये रंगीला के बीच और निजाम के बीच होता। रंगीला कौन? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह क्या करता है? जंग छड़ता है। ओके, तो इसकी पावर को कर्टेल करने के लिए क्या करता है? भाई तुम अवध अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ में वॉर करूंगा, फिर युद्ध हो जाएगा हमारे बीच। तो फिर साकर खेड़ा का युद्ध होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन लाइनर ने पूछा जा सकता है। साकर खेड़ा युद्ध किसके बीच में होता है? ये होता है निजाम वर्सेस मुगल एम्पर, मुगल फोर्सेस। तो मोहम्मद शाह ने कुछ फोर्सेस भेजी इसको हराने के लिए, सबक सिखाने के लिए। लेकिन उल्टा हो गया, निजाम ने उस मुगल फोर्सेस को डिफीट कर दिया यहाँ से, उनको भगा दिया वहां से। तो टाइटल ऑफ आसफ जहाँ जो था, वो आसफ जहाँ ये टाइटल था, यही टाइटल उनको दिया गया, मुगल एम्पर के द्वारा दिया गया था उनको। तो निजाम आसफ जहाँ वन रूल्स हैदराबाद एज अ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट। तो बाद में जो निजाम उल मुल्क था उनको टाइटल दिया गया निजाम आसफ जहाँ वन फर्स्ट। ये टू भी आने वाला है लेकिन वो आगे थोड़ा सा, ठीक है। इसका दो, ये दो है ना, उसका बेटा वगैरह होगा कुछ। तो निजाम आसफ जहाँ दो, वो सॉरी वन, हैदराबाद पे एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रूल करता है। डी फैक्टो ना रियल किंग बनता है हैदराबाद का,
रियल, डी फैक्टो ना रियल, एक्चुअल। तो हैदराबाद को लेकर इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया था मुगलों ने, इन्होंने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ होता है। पालखेड़ ये किसके बीच हुआ था? ये होता निजाम आसफ जहाँ वन और मराठास के बीच में होता। मराठाओं का उस टाइम पे राजा कौन था? पेशवा बाजीराव। बाजीराव कौन सा? बाजीराव वन, मस्तानी वाला बाजीराव, ठीक है। बाजीराव मस्तानी मूवी है ना, वो वाला बाजीराव। ही वाज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी शूड किंग ऑफ मराठास। बहुत चालाक थे बाजीराव वन, और बहुत ज्यादा होशियार भी थे। तो बाजीराव ने क्या किया? निजाम असफ जहाँ फर्स्ट को हरा दिया। कौन से युद्ध में? पालखेड़ के युद्ध में। उस टाइम पे मराठा पावर बढ़ रही थी औरंगजेब के डेथ के बाद। मराठास भी एक इंडिपेंडेंट यानी कि अपनी पावर को बढ़ाने में लगे थे। उनको स्पेशली बदला लेना था। शाहू महाराज उस टाइम पे मराठास के लीडर थे, और शाहू महाराज के अंडर ही पेशवा काम करते थे। तो शाहू महाराज तो शाहू महाराज के पिताजी कौन थे? संभाजी महाराज थे। उनका बदला तो इनको लेना ही था, ओके, कि छत्रपति संभाजी महाराज को जो मारा था उसका बदला। तो उसी का बदले की भावना में तो थोड़ा सा अभी इन्होंने अपना साम्राज्य को स्प्रेड करना शुरू किया, ठीक है। बाजीराव हैदराबाद पे हमेशा अटैक करता था, ठीक है। ये टीपू सुल्तान को भी इन्होंने छोड़ा नहीं था, हैदर अली। उसके साथ साथ नॉर्थ में भी चला गया था, नॉर्थ में भी बहुत अटैक किए थे। उसके बाद रुहिलखंड, यूपी में रुहिलखंड नाम का एक एरिया है, वहां पे भी जाके अटैक करता था। नॉर्थ में भी चला गया था, बंगाल, बंगाल तक इन्होंने कदम बढ़ाए थे अपने मराठा पावर ने। तो मराठा पावर बहुत बड़ा, अगर मुगलों के बाद सबसे बड़ा एम्पायर अगर बना था इंडिया का, हिंदुस्तान का, वो था मराठा एम्पायर, तो याद रखना है। तो 1737 में पेशवा बाजीराव वन, बाजीराव कौन? मस्तानी वाला, पेशवा बाजीराव वन, इन्होंने दिल्ली पे अटैक किया। और वो अटैक जो किया था, उस अटैक करते टाइम इनके साथ 500 कैवल्ट्री मैन थे। कैवल्ट्री घोड़े सवार, घोड़े पे सवार 500 लोगों की फोर्स थी इनके पास, ठीक है। द मराठास नाउ कंप्लीटेड देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। नॉर्थ में एक्सपेंशन इनका चल रहा था मराठास का, वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही करने वाले थे। एंड मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, इनके ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी कमान संभाल ली थी। इन पे ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था? ये पार्ट उन्होंने जीत लिया था ऑलरेडी। उसके बाद मुगल गवर्नर जो थे बंगाल, अवध और पंजाब के, वो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट उनको करवा दिया और रेफ्यूज टू पे ट्राइब्यूट टू दिल्ली। जैसे मैंने कहा ना, मुगल जो एम्परर था उनमें से ये पार्ट अलग हो गए। कौन से? बंगाल, अवध और पंजाब का पार्ट। इन्होंने मुगल एम्पायर छोड़ दिया, मुगल एम्पायर को छोड़ दिया था, और अपना 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 डायनेस्टी इन्होंने स्थापन कर लिया था। तो फिर इन्होंने दिल्ली को ट्राइब्यूट देना बंद कर दिया, रेफ्यूज कर दिया कि हम दिल्ली को ट्राइब्यूट नहीं करेंगे, दिल्ली को हम सलाम नहीं ठोकेंगे, ठीक है। तो हम ही अपना अलग सा रूल था, ये वाला हो गया। चलिए, तो ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो ये घटना जब हो रही थी, एक मिनट, जब ये घटनाएं हो रही थी 1738 में, नहीं 1725 के बाद, ओके। तो इस ये घटना होते टाइम पे एक इंडिया के ऊपर बाहर की एक फोर्स ने अटैक कर दिया था, और वो फोर्स थी नदीर शाह की। नदीर शाह केम फ्रॉम ईरान, ही अटैक इंडिया, ही इन्वेडेड इंडिया। और वो ऐसा अटैक करता था ना इंडिया के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक करता था, और इंडिया को लूट के चला जाता था। जो दिल्ली का एम्परर मैंने आपको कहा था कौन थे सर, सम्राट कौन थे दिल्ली के? मोहम्मद शाह थे। रंगीला था, वो तो कुछ काम का था ही नहीं। और उसने जो अपनी जो मिलिट्री थी ना, मुगलों की मिलिट्री, वो तो पूरी वीक हो गई थी, अनमॉडर्न कर दी थी उसने पूरी। मॉडर्न करना चाहिए था तो अनमॉडर्न कर दिया था उसको। तो नदीर शाह को पता चला कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, और इसके पास बहुत बड़ी फोर्स थी नदीर शाह के पास। और इस इतनी बड़ी फोर्स का खर्चा उठाने के लिए इसके पास पैसों की जरूरत, यानी कि पैसा नहीं था, पैसे की इसको जरूरत थी। और इसलिए इसको एक सोर्स दिखा इंडिया। तो इंडिया उस टाइम पे सोने की चिड़िया ऑलरेडी बोला जाता था। तो नदीर शाह ने भी अटैक करना शुरू किया था। नदीर शाह ने बहुत ज्यादा अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और अटैक करते करते बाद में इसने लाहौर तो कुछ कर दी थी, लाहौर तक कदम बढ़ा दी थी, लाहौर जीत लिया था इसने 1738 में। और 1739 में एक बैटल ऑफ करनाल होता है, और ये बैटल ऑफ करनाल किसके बीच हुआ था? ये होता मुगल किंगडम, मुगल के सम्राट मोहम्मद शाह
और नादिर शाह के बीच में होता है। ओके, तो नादिर शाह यही है पानीपत का जो बैटल था, तीसरा पानीपत, इसी के फोर्स के साथ होता है इंडिया का। तो मैसिव मुगल कॉन्टिनेंट, टोटल 3 लाख वॉर कैंप, 75 के सोल्जर्स डिप्लॉयड इन बैटल। बहुत बड़ी ताकत लगा दी थी मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को हराने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको आगे मैप्स के थ्रू दिखा दूंगा। एब्सोल्यूट मुगल आर्टिलरी वाज रूटेड बाय नादिर शाह मॉडर्नाइज्ड आर्मी। नादिर शाह की आर्मी पूरी मॉडर्नाइज थी, मुगल आर्टिलरी जो थी वो मॉडर्नाइज नहीं थी, उनको उन्होंने इजीली हरा दिया था, 3 ही घंटे में हरा दिया था मुगल आर्मी को, 3 ही घंटे में। तो कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी आप सोच सकते हो। तो बात जैसे मुगल आर्मी हार जाती है, तो मोहम्मद शाह ने तो नाक कटवा ही लिया मुगल किंगडम का। ठीक है, उसके साथ साथ नादिर शाह ने इसके कंधे पे तलवार रख के पैसा वसूल किया था, 20 लाख दो, 1 करोड़ दो, उसको देना पड़ा था, अदरवाइज तुम्हारा सर काट के लेके जाएंगे, ठीक है ना, ईरान में, और फिर किसी को भेज देंगे। तो ये चीज थी, नादिर शाह जो था तो इस टाइप का आदमी था। तो यहाँ आप मैप के थ्रू देख सकते हो दिस बैटल ऑफ करनल कैसे होता। देखो यहाँ पे मोहम्मद शाह की फोर्स थी, निजाल अल मुल्क ये इसको सपोर्ट करता था। यहाँ पे पर्शियन कैंप यानी कि नादिर शाह की फोर्स थी इस साइड में। ये साइड जो थी ये नादिर शाह की फोर्स थी, और ये जो साइड थी दिस वाज द फोर्स ऑफ मोहम्मद शाह, मुगल एम्पायर। ये मुगल कैंप था और ये पर्शियन कैंप था। तो पर्शियन यानी ब्लू वाले जो है वो पर्शियन है, ये मुगल से। इनके पास बड़ा एरिया था, बड़ी फोर्स भी थी मुगलों के पास एज कम्पेयर टू पर्शियंस। तो पर्शियन जो कैवल्री थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुगल इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मुगल। तो इसलिए उसने मुगल को इजीली हरा दिया था यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हो 30,000 रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के 30,000 नागरिकों को नादिर शाह ने मौत के घाट उतार दिया था इस बैटल में, ऐसा कहा जाता है, बैटल ऑफ करनाल में। करनाल अब कहाँ पे, हरियाणा में, गुड़गांव के पास है करनाल। देखो पानीपत हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है, सारे बैटल फील्ड वहीं पे। ह्यूज प्लंडर लुटेड, बहुत संपत्ति लूटी गई थी। नादिर शाह ने एक पीकॉक थ्रोन था, पीकॉक थ्रोन को भी ये लेके गया था, पीकॉक थ्रोन को उसके साथ लेके गया था ईरान में। और कोहिनूर डायमंड था, ये भी वो लेके गया था पीकॉक थ्रोन के साथ साथ, दोनों उठा के लेके गया था इंडिया से। बाद में कोहिनूर जो हीरा था, वो कोहिनूर हीरा इन्होंने ब्रिटिशों ने इंडिया से लेके गए, ब्रिटिशर्स, कोहिनूर को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके थ्रू दिखाया गया है कि नादिर शाह जो थे, नादिर शाह गेन ऑल मुगल टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द इंडस। इंडस की वेस्ट में जितनी भी टेरिटरी थी सारी टेरिटरीज ने जीती थी नादिर शाह ने इस युद्ध के बाद। ओके, और हुआ ऐसा बाद में, देखिए आप 1747 टू 1767 इसके बीच क्या हुआ था। मुगल एम्पायर जो थे, मुगल एम्पायर पे हमेशा अटैक किया जाता था नादिर शाह के द्वारा। और नादिर शाह नहीं आता था, उसका सर उसका वजीर आता था नादिर शाह का, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ये बहुत बेकार था अहमद शाह अब्दाली। और इसी ने, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा पावर के साथ, मराठाओं के साथ, ठीक है, मराठाओं के साथ इसने तीसरा पानीपत किया था। थर्ड पानीपत इसी के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एज वेल एज वर्सेस मराठास। तो मराठास डिफीट हो गए थे इस बैटल में, लेकिन इनको भी इतना बड़ा फटका मिला था अहमद शाह अब्दाली को, इसने बाद में कभी इंडिया की तरफ मुंह करके देखा नहीं था, इतना बड़ा नुकसान इनको भी हुआ था। ओके, तो बताओगे मैं 1761 का बैटल ऑफ पानीपत। बाद में 1748 1754 अहमद शाह बिकेम द मुगल रूलर।
अहमद शाह बनता है मुगल रूलर। अहमद शाह कौन? अहमद शाह अब्दाली नहीं है, अहमद शाह रंगीला के बाद। ये अहमद शाह अलग है और अहमद शाह अब्दाली अलग है। ये अब्दाली है, ये नाम याद रखना, अब्दाली। अब 1748 रंगीला मोहम्मद शाह चला गया, मर गया था, एज हो गया था उसका, रिटायर हो गया था, सड़ा सड़ा हुआ हो गया था बाद में। और 1754 तक ये 6 साल अहमद शाह जो था, ये मुगल के एम्पर थे, एम्पर थे मोहम्मद शाह के बाद। ये तो इससे भी गया गुजरा था, मोहम्मद शाह से भी। इसलिए इनकॉम्पिटेंट, अनएबल, नॉट, ही वाज नॉट एबल टू रूल प्रॉपरली। तो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट रन बाय क्यूबला ई आलम और क्वीन मदर उधम बाई along with her announced lover जावेद खान। देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया, अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये इनकॉम्पिटेंट होने के कारण, ये एबल नहीं था, ये प्रॉपरली रूल नहीं करता था, तो इसीलिए उधम बाई जो थी, तो ये इनका गवर्नमेंट कौन चलाते थे? अहमद शाह का। अहमद शाह का गवर्नमेंट चलाते थे क्यूबला ई आलम, या इसी को ही क्वीन मदर उधम बाई बोला जाता था। अलॉन्ग विथ हर अनाउंस यानी नॉन लवर जावेद खान उधम भाई और जावेद खान, जो उसका लवर था जावेद खान, ये दोनों मिला के फिर इस गवर्नमेंट को चलाते थे। क्यूबलाई आलम उसी को बोला जाता था, मदर, क्वीन मदर उधम भाई को। ठीक है। उसके बाद 1754, देखो 1754 में गजी उद्दीन खान फिरोज जंग थर्ड, इसी को इमाद उल मुल्क बोला जाता था। बहुत बड़ा नाम है, इतना याद नहीं रखना है, बस वो इमाद उल मुल्क याद रखो। गजी उद्दीन खान फिरोज जंग थर्ड, इमाद उल मुल्क। ये कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ जहा, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, निजाम, उसका ग्रैंड सन था, यानी कि नातू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन बोलते हैं, पोता, उसका पोता था। तो इसने क्या किया था इमाद उल मुल्क ने? इसको सपोर्ट था पूरा मराठाओं का, इसको इमाद उल मुल्क को। तो अहमद शाह जो था ना, मुगल एम्परर, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज नॉट एट ऑल गुड, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, ये बहुत इम्प्रॉपर था। तो इसीलिए इमाद उल मुल्क को मुगल किंग बनना था, तो इसने क्या किया, इसने इसको ब्लाइंड कर दिया था, यानी कि अंधा बना के उसको जेल में डबवा दिया, और उसके बाद मुगल जो एम्परर था अहमद शाह, इसको मरवा दिया था। किसने? इमाद उल मुल्क ने मार दिया था इसको। किसकी मदद से? मराठा की मदद से मारा था। ठीक है। तो फिरोज जंग थर्ड, ही वॉज ऑल्सो द मुगल सूबेदार ऑफ आसाम, ये आसाम का मुगल सूबेदार भी था, ये काम करने से पहले, यानी कि मुगल किंग बनने से पहले। एंड यही फिरोज जंग थर्ड कौन? ये वाला इमाद उल मुल्क। एंड वाज सेड टू बी एलिड विद द मराठास, जैसे मैंने आपको कहा ना, मराठा से और उसका बहुत ज्यादा जमता था, और उन्हीं की सहायता से इन्होंने अहमद शाह को मार दिया था। तो 1754 या 1758, ये 4 साल आलमगीर दूसरा, इसको बनाया गया मुगल दरबार, मुगल किंग बनाया गया था इसको, आलमगीर को। तो जहांगीर शाह जो थे ना मुगल एम्परर, मैंने बताया था, बहादुर शाह के बाद, जैसे बहादुर शाह पहला औरंगजेब का बेटा था, औरंगजेब के बाद वो आया था सत्ता में। तो कौन? बहादुर शाह पहला, जो 1707 1712, ये बहादुर शाह का क्या था, वर्किंग ड्यूरेशन था। बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह बनता 1 साल के लिए मुगल एम्परर, ये फिर इसी का बेटा था आलमगीर, तो आलमगीर बना मुगल एम्परर। आफ्टर किलिंग अहमद शाह, फिरोज जंग थर्ड मेड आलमगीर टू पपेट एम्परर। पपेट का नाम क्या होता है, काम क्या होता है? पपेट यानी कठपुतली, इनकी किसको कठपुतली बना दिया था इन्होंने? जस्ट मोमेंट, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ।
तो आलमगीर के बारे में हम बात कर रहे थे. आलमगीर became the Mughal emperor after अहमद शाह. ओके, तो आलमगीर जो था, आलमगीर 2, ये भी कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था आलमगीर भी. तो ये जानदार शाह का बेटा था. अहमद शाह को मारने के बाद फिरोज तीसरे ने क्या किया, आलमगीर दूसरे को बना दिया पपेट एम्परर. पपेट एम्परर का काम ये होता है कि इमादुल मुल्क खुद नहीं रहेगा, ये एम्परर नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंडर में ये काम करेगा. कौन? आलमगीर. पपेट का मतलब होता है ऐसा बताएगा वैसा वो काम करेगा, तो बोला पपेट. पपेट गवर्नमेंट होता है ना वैसा, कठपुतली जैसा. 1759 में आलमगीर को भी मारा गया था फिरोज जंग थर्ड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग. तो ये आलमगीर ये सुनता नहीं था इसकी, फिरोज जंग तीसरे की. तो इसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा पपेट नहीं बनूंगा, ठीक है, तो मैं मुगल एम्परर हूँ, तो मुझे मुगल एम्परर जैसा काम करना है. तो फिरोज जंग तीसरे ने कहा भाई तुम्हें मैंने किंग बनाया और बाद में तू मुझे सिखा रहा है, ठीक है, तो जा तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा या फिर हटना पड़ेगा पावर से. तो इसको सीधा ऊपर भेज दिया इसने आलमगीर को. उसके बाद फिर अगला बनता है आलमगीर के बाद और एक आता है शाह आलम. और एक्चुअली मैंने उसका नाम यहाँ ऐड नहीं किया है. शाह आलम आता है इनके बाद. 1759 से ही शाह आलम बनता है. तो शाह आलम भी है इंपॉर्टेंट है शाह आलम, बिकॉज 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सार में आपको पढ़ा होगा, तो वहां पे शाह आलम का रेफरेंस आने वाला है. तो इसके बाद शाह आलम ही बनता है एक्चुअली. और शाह आलम के बाद फिर अकबर दूसरा, डुप्लीकेट अकबर, वो बनता है मुगल किंग उसके बाद. तो ऐसे बहुत सारे इसकी डायनेस्टी है. तो यहाँ तक हम
मुगल का जो बेसिक बेसिक था वो पार्ट हमने देख लिया। अब इसके बाद में आपको स्पेशल किंगडम के बारे में बताऊंगा, मराठा किंगडम, उसके बाद सिख किंगडम, कि ब्रिटिशों ने इन किंगडम्स को कैसे जीता, कैसे मराठा पावर ब्रिटिशों के हाथ में चली गई, कैसे ब्रिटिश पावर ब्रिटिशों के हाथ में बंगाल चला गया, कैसे उन्होंने सिखों को जीत लिया, सिख एरिया को। ओके, और वहाँ पे अपना शासन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे सिमिलरली मैं आपको अभी पहले जो साम्राज्य बताऊंगा वो है मराठास। तो ये चार याद रखिए, एक है निजाम, दूसरा है मराठास, तीसरा है मैसूर, मैसूर के बाद फिर आता है आपका बंगाल। पहले तो बंगाल ही जीता था, बट मैं आपको थोड़ा मराठा के बारे में बता देता हूँ, मराठा हिस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो थे, ये मराठा डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्हीं को बोला था, इनके पिताजी थे शाहजी महाराज। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ होती है, सॉरी संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, जैसे इनकी डेथ होती है संभाजी महाराज की, इनको औरंगजेब एग्जीक्यूट करते थे, मौत का घाट उतार दिया था औरंगजेब ने इन्होंने को। और उनका एक ये था, भाई भी था, राजा राम। शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, एक थे संभाजी महाराज, दूसरे थे राजा राम थे। तो राजा राम की भी बहुत जल्दी मौत हो जाती है, जैसे ये मराठा एम्पायर को संभालते हैं बाद में। तो राजा राम विडो ताराबाई कंटिन्यू द रेसिस्टेंस। संभाजी भी मर गए थे और राजा राम भी मर गए थे, तो फिर अब मराठा पावर को चलाएंगे कौन, तो वो थी ताराबाई। ताराबाई कौन थी, राजा राम की वाइफ थी। और संभाजी की वाइफ का नाम था येशुबाई। ओके, येशुबाई। तो मैं आपको आगे बताऊंगा येशुबाई के बारे में। येशुबाई का बेटा था शाहू महाराज, शाहू महाराज इनका बेटा था संभाजी महाराज का। तो अभी देखो होता ऐसा है, अब थोड़ा मराठी हिस्ट्री में आ जाते हैं, मराठा मराठा हिस्ट्री का। तो संभाजी महाराज और राजा राम के डेथ के बाद राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, येसुबाई को तो औरंगजेब ने ये कर दिया था ना, जेल में रख दिया था, येसुबाई को और उनके बेटे को शाहू महाराज को। ठीक है, संभाजी महाराज को मारने के बाद, बिकॉज सबसे ज्यादा औरंगजेब को अगर परेशान किया था तो वो थे छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने ही किया था सबसे ज्यादा परेशान। और अपनी लाइफ का आधा टाइम जो था औरंगजेब ने, वो संभाजी महाराज को पकड़ने में लगा दिया था। पूरा मुगल एम्पायर छोड़ के वो औरंगाबाद में आके बैठा था संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए। ठीक है, प्लीज म्यूट करिए जिसका भी माइक अनम्यूट होगा तो ये सही नहीं था। और इसी कारण मुगलों का जो डिक्लाइन था, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था उसी से। तो ताराबाई रूल्ड इन द नेम ऑफ हर सन शिवाजी दो। ताराबाई का बेटा था कौन, शिवाजी दूसरा। और संभाजी का बेटा कौन था, शाहजी महाराज थे। शाहजी नहीं, शाहू महाराज थे। ओके, तो देखिए ताराबाई अब मराठा एम्पायर किसके नाम के अंडर चलेगी, शिवाजी दो। ओके, संभाजी के सन थे शाहू। उनको तो मैंने आपको कहा था, जब वो छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा था, तभी औरंगजेब ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था मुगलों के द्वारा। तो अभी ये डायनेस्टी है, मराठा डायनेस्टी, आप देख सकते हो। बहादुर शाह, मैंने आपको कहा था ना, जैसे संभाजी महाराज के डेथ के बाद येसुबाई और उसका बेटा संभाजी के बेटे शाहू महाराज ये जेल में बंदी बना गए थे औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह जब मुगल किंग बनता है, तो बहादुर शाह ने इनको रिलीज कर दिया था शाहू महाराज को। वाई, मराठा के साथ अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश करने थे इनको, मराठा पावर के साथ अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश करने थे, इसीलिए सबके साथ उसको रिलेशन बनाने थे जो औरंगजेब ने बिगाड़े थे। ठीक है, जो बिगाड़ा था उसको बिगाड़ना था इसको। तो 1708 में बहादुर शाह ने शाहू महाराज को छोड़ा, इन होप्स ऑफ स्पार्किंग ए कॉन्फ्लिक्ट इन थ्रोन सक्सेशन इन द मराठा रूलिंग फैमिली। ओके, तो जैसे ही शाहू महाराज को छोड़ा, तो वैसे ही मराठा फैमिलीज में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया सत्ता की वजह से, सक्सेशन
मेरी आवाज आ रही थी क्या सबको? आवाज आ रही थी क्या सबको मेरी इसके पहले? नहीं सर, बीच में कट हो गया था। पॉज हो गया था। नहीं नहीं, अभी जो डिस्कनेक्ट हुआ तब नहीं आ रही थी ना, इसके पहले आ रही थी ना डिस्कनेक्ट होने से पहले। हाँ सर, आ रहे। हाँ मुझे लगा म्यूट था करके माइक। तो ठीक है। तो रॉयल हाउस जो भोसले था ना, भोसले रॉयल हाउस का अगर आपने देखा तो दो फैमिली थी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बाद में फिर जीजाबाई शहाजी महाराज आ गए थे। देखो, रॉयल हाउस ऑफ शिवाजी महाराज का दो हिस्ट्री है। एक डिसेंडेड फ्रॉम यादवास ऑफ देवगिरी, और दूसरे थे डिसेंड लेटर क्लेम फ्रॉम राणाज ऑफ मेवाड़। ठीक है, राणाज ऑफ मेवाड़। तो राणाज ऑफ मेवाड़ और यादवास ऑफ देवगिरी। तो यहाँ पे आप देख लो, जीजाबाई और शाहजी हस्बैंड वाइफ थे, और इनके दो बेटे थे, संभाजी और शिवाजी। संभाजी ने शांबाजी। संभाजी महाराज जो थे ना, ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। उनके चाचा के नाम से ही उनको नाम दिया गया था। ओके, संभाजी, ये शांबाजी थे। तो संभाजी और शिवाजी से दो बेटे थे इनके, शाहजी महाराज के। तो ताकाबाई, ये ताकाबाई थी यहाँ पे रूलर्स ऑफ तंजौर। ये तंजौर की कौन थी रूलर्स थी? वो एक्चुअली ये भी शाहजी महाराज की वाइफ ही थी, तकाबाई। याद रहे, ये यहाँ जीजाबाई थी, यहाँ पे तकाबाई थी। ये दोनों कौन थी? शाहजी महाराज की वाइफ थी। इनको इनके बेटों का कोई यहाँ हिस्ट्री नहीं दिया है कि शाहजी महाराज को यहाँ इनके इनसे कौन से बेटे थे, वो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड यहाँ पे है संभाजी और शिवाजी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी शिवाजी महाराज का डायनेस्टी देख लो यहाँ पे। शिवाजी डाइड इन 16 से 18 सेंचुरी। 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। उनके बाद उनके दो बेटे थे, संभाजी संभाजी वन। एक संभाजी थे और एक संभाजी वन थे। तो जिसके पीछे औरंगजेब लगे थे ना, वो संभाजी वन थे। और उनके चाचा का नाम भी संभाजी था। यहाँ थोड़ा गलती हो गई, संभाजी हो गया यहाँ पे, संभाजी अब। तो संभाजी की वाइफ कौन थी? इनकी डेथ होती है 1688 में होती है। इनकी वाइफ थी येसुबाई। और इन दोनों का बेटा था शाहू महाराज, शाहू जी उनको बोला जाता था। ठीक है। यहाँ राजाराम थे, दूसरे बेटे थे शिवाजी महाराज के। इनकी बाई थी ताराबाई, और दूसरी बाई थी राजस बाई। राजस बाई थी दूसरी वाइफ। तो इनकी डेथ 1700 सेंचुरी में होती है। इनके बाद 12 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके बेटे थे, देखो यहाँ पे, दो ताराबाई का जो बेटा था ना, ताराबाई से इनको कौन सा बेटा हुआ था? शिवाजी दूसरा था यहाँ पे। ठीक है, कौन था? शिवाजी दूसरा। और यहाँ पे रसद बाई से कौन सा? संभाजी दूसरा था, संभाजी टू, यानी कि ये संभाजी वन है, ये संभाजी दो था। तो ये कोल्हापुर के रूलर्स बनते बाद में, यही बनते संभाजी दो। और ये ताराबाई शिवाजी दो। ठीक है। उसके बाद शाहू जी की डेथ होती है 1749 में, शाहू महाराज की। और बाद में इनका एडॉप्टेड सन था राजा राम दूसरा। ये इनका एडॉप्टेड सन था। ठीक है। और इनका बेटा था शाहू शाहू दूसरा। राजा राम के बेटे थे शाहू दूसरा। ये सातारा के रूलर्स बनने थे, ये वाले। बहुत बड़ी डायनेस्टी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप समझ लो, यहाँ पे एकदम इजी कर दिया मैंने। ये शाहू महाराज की डायनेस्टी, और ये राजा राम, और ये संभाजी की डायनेस्टी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। उसके बाद अब आगे जाते हैं। मराठा एज द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो 1680। यह पूरा मैप देख सकते हो, शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या क्या कहाँ कहाँ पे कब्जा था। 1680 में। ओके। देखो, बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक महाराष्ट्र की बाउंड्री पे पड़ता था। बैंगलोर, गोलकोंडा, हैदराबाद, कल्याण। तो यहाँ जो आपको दिया है ना मैंने, शिवाजी महाराज की टेरिटरी कौन सी थी? तो जो ब्लू में है, ये महाराष्ट्र, ये वाला पार्ट। और जो जो ब्लू में नहीं है, वो शिवाजी महाराज की वहाँ टेरिटरी स्प्रेड हुई थी। ये महाराष्ट्र का पार्ट है। अहमदनगर, कल्याण, जुन्नर, औरंगाबाद, खानदेश, माहुली, बुरहानपुर, मुलेर, चांदूर। ओके, ये सब महाराष्ट्र का पार्ट था। और उसके बाद फिर यहाँ सूरत था, जहाँ
मराठा पावर ऑलरेडी स्प्रेड हो गई थी, ये पूरा पार्ट कब्जा कर लिया था इन्होंने। ये वाला छोड़ दो, ये गोलकोंडा वगैरह ये नहीं है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। गोवा, मालवन, राजापुर, चौलपोट था, ये सिंहगढ़ की तरफ आता है, भिवंडी, बॉम्बे, ये वाला पूरा पार्ट। उसके बाद तंजौर, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं मसूलीपट्टनम का भी थोड़ा पार्ट था। तो ये वाला पार्ट जो ना, ये सब यही है, अरेबियन सी वगैरह एवरीथिंग। तो अब थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, मराठा पावर सक्सेशन वॉर कैसे हुआ था। ताराबाई और शाहू महाराज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। मराठा मराठा जनरल कौन थे? सेनापति धनाजी जादव। देखो धनाजी जादव कौन थे? ये ताराबाई के सेनापति थे। ठीक है, ताराबाई के सेनापति थे, और इनको भेजा गया था शाहू महाराज के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, और इनके ऊपर आरोप था शाहू महाराज के ऊपर कि आप मुगलों के एजेंट हो। मैंने आपको कहा ना, ये जो देखो ये डायनेस्टी आप समझ लो यहाँ पे। अब ये झगड़ा किसके बीच होने वाला है? जैसे शाहू महाराज को छोड़ा गया था मुगलों के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे थे शाहू महाराज जो रिलीज हो गए थे, जेल से बाहर आए थे, मुगलों के बाहर आए थे। मुगलों ने इनको बंदिस्त बना के रखा था। और यहाँ पे थे ताराबाई और इसका बेटा था कौन? शिवाजी दो। तो पूरा मराठा पावर पे इन्हीं का राज था। ठीक है, लेकिन ये भी बहादुर शाह पहले की एक चाल थी। एक तो एक चीज तो थी, जैसे अगर शाहू महाराज को छोड़ दे तो थोड़ा मराठाओं के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो जाएगा, उनका गुस्सा कम हो जाएगा मुगलों के ऊपर। गुस्सा तो कम नहीं हुआ था। दूसरा था, अगर हम शाहू महाराज को छोड़ दे तो फिर इनके आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा ताराबाई और शाहू महाराज के बीच में। ठीक है, तो ये आंटी थी शाहू महाराज की, ताराबाई, और ये शाहू महाराज थे। तो शाहू महाराज झगड़ पड़े थे इनके साथ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था सत्ता की वजह से। और ये पूरा गेम था किसका? बहादुर शाह वन का था। इन्होंने आपस में इनको झगड़ा करवा दिया इन दोनों का, इनको छोड़ने के बाद। ठीक है, और इनका जो सेनापति था ताराबाई का, वो कौन था? धनाजी जादव थे। धनाजी जादव मैंने आपको आगे दिया है। धनाजी जादव को ये किसने भेजा था? ताराबाई ने भेजा था, जाओ शाहू के ऊपर अटैक करो, ये मुगल एजेंट है, इसको मुगलों ने छोड़ा है, ये तो जेल में था, ये जेल से बाहर आ गया। तो धनाजी ने क्या किया? धनाजी ने, उसका राइट हैंड था धनाजी का, कौन? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के आगे मुगल ये पेशवा बनने वाला है, आगे याद रखो। बालाजी विश्वनाथ कौन था? धनाजी जादव का राइट हैंड था। तो धनाजी जादव को भेजा इसने शाहू महाराज को मिलने के लिए, सीक्रेट में जाके इसको मिलो और उनको साथ दो। तो धनाजी जादव तो ताराबाई का सुनता ही नहीं था। फिर ताराबाई ने ही किसको भेजा? धनाजी जादव को भेजा था शाहू के ऊपर अटैक करने के लिए। तो धनाजी जादव ने क्या किया? उसका राइट हैंड मैन था बालाजी विश्वनाथ, तो उसको जाके बोला, यार म्यूट करो यार, किसका माइक ऑन है? ओके, तो धनाजी को मिलने के लिए भेजा गया था, इसने बालाजी बाजीराव को भेजा। बालाजी बाजीराव अभी पेशवा बनेगा बाद में। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जाके मिले थे शाहू को, सीक्रेट में मिले थे और वेरीफाई किया, कंपेनियन उसको साथ देने के लिए भेजा गया था। और जो भी शाहू महाराज के ऊपर अत्याचार किया गया है, अगर उसको ताराबाई क्या कर रही थी? ताराबाई उनको पावर नहीं दे रही थी, सत्ता नहीं दे रही थी। वो तो संभाजी महाराज के वारस थे, और संभाजी महाराज को बहुत मानते थे मराठा पावर में उस टाइम पे। आप म्यूट कर दो यार, माइक म्यूट करो साक्षी। ओके, तो बालाजी ने
बालाजी परसुएटेड धनाजी टू सपोर्ट द कॉज ऑफ शाहू, विश्वनाथ शाहू महाराज को, और उनका रीजन जान लेते कि क्या हो गया आपके साथ, कि ताराबाई क्यों अटैक करने के लिए बोले धनाजी राव को आपके ऊपर। तो फिर बाद में ये बोलते हैं शाहू महाराज कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे जेल में बंद कर किया गया था, सबको पता है। तो बालाजी विश्वनाथ थोड़ी फिर दया दिखाते हैं और धनाजी को जाके मिलते हैं, धनाजी राव को जो ताराबाई के सेनापति थे। और बालाजी राव ने उसको बोला धनाजी को कि यार आप सपोर्ट कीजिए शाहू महाराज की कॉज को, वो बहुत अच्छे लीडर है, संभाजी महाराज की क्वालिटीज है उनमें, वो बेटा है संभाजी महाराज के, ठीक है। तो हम मराठा पावर को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें शाहू महाराज को, शाहू जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बोला था। ताराबाई तो क्या है, वो एक लेडी है, और उसका जो बेटा है शिवाजी दूसरा, तो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो लेडी क्या करेगी, तो हमें शाहू महाराज को सपोर्ट करना चाहिए। तो शाहू महाराज के ऊपर अटैक करने की वजह उन्होंने, धनाजी ने क्या किया, सपोर्ट दिया मराठा थ्रोन का, उनको राइटफुल किंग उनको क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। धनाजी यादव ने कहा शाहू महाराज ही एक सच्चे लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा, यानी कि सच्चा एक लीडर है मराठा थ्रोन का, और मराठा की गद्दी पे बैठने का उनको पूरा पूरा अधिकार है। किसको, शाहू महाराज को, ठीक है, पूरा अधिकार है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो 1711 में क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ धनाजी यादव की डेथ होने के बाद, ताराबाई के सेनापति थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो बेटा था चंद्रसेन, चंद्रसेन डिफेक्टेड टू ताराबाई आउट ऑफ जेलसी फॉर बालाजी ग्रोइंग पावर। तो फिर हुआ ऐसा, बालाजी विश्वनाथ की पावर बढ़ रही थी, और बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा थे, ब्राह्मण पेशवा थे, ओके। तो इनकी पावर, जो बढ़ती हुई पावर थी, इसकी जेलसी देख के ये धनाजी का जो बेटा था चंद्रसेन, वो जाके ताराबाई को मिल गया था, ताराबाई को सपोर्ट किया। धनाजी किसको सपोर्ट करता था, शाहू जी, और इसने सपोर्ट किया ताराबाई। ये बालाजी विश्वनाथ की पावर, बढ़ती पावर देख के, टू काउंटर दिस फैक्शन, तो इसको काउंटर करने के लिए शाहू ने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद दे दिया, ऑर्गेनाइजर ऑफ मराठा आर्मीज। सीधा देखो, एक छोटा सा एक सेनापति, एक छोटा सा अधिकारी था, छोटे पद पे था बालाजी विश्वनाथ, उसको सीधा डायरेक्टली सेना करते का पद दे दिया था, ओके। बालाजी बाजीराव बाद में राइट हैंड बनता है शाहू महाराज का, राइट हैंड। और बहुत, और मैंने आपको कहा था ना कि बालाजी बाजीराव जो था ना, मस्तानी वाला बाजीराव, बाजीराव पहला, मस्तानी वाला बाजीराव, तो वो जो बाजीराव था वो इसी का बेटा था, किसका, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ का। तो बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा था, तो जैसा बाप वैसे बेटा था। 1712 में बालाजी कॉन्स्पायर्ड एंड डिपोज ताराबाई एंड हर सन शिवाजी दूसरा फ्रॉम द थ्रोन ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर की गादी से शिवाजी दूसरा और ताराबाई दोनों को उन्होंने हटा दिया, बालाजी ने दोनों को हटा दिया, इतनी पावर थी बालाजी में, ओके, बालाजी विश्वनाथ में। और इसी बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन था, बालाजी सॉरी बाजीराव पहला, मस्तानी वाला बाजीराव, इसी का बेटा था। तो हुआ ऐसा, एक मिनट, तो कोल्हापुर की जो गद्दी थी, उस गद्दी से इन दोनों को हटा दिया, माँ और बेटे को। ही ब्रॉट राजाराम अदर विडो राजस बाई टू पावर। तो कोल्हापुर की गद्दी पे राजाराम की जो दूसरी वाइफ थी ना, राजस बाई, मैंने आपको कहा था, उसको पावर पे लाया, और उसका जो बेटा था संभाजी दूसरा, उसको गद्दी पे बिठाया था, कोल्हापुर की गद्दी पे। सातारा कौन संभालते थे, सातारा संभालते थे शाहू महाराज। दो पावर थी ना, मराठा पावर दो हिस्सों में बटी थी, एक शाहू शाहू महाराज जो सातारा में थे, दूसरे कोल्हापुर में थे, राजाराम के बेटे। राजाराम की दो वाइफ थी, ताराबाई और उसके शिवाजी दूसरे को तो हटा दिया, उसकी दूसरी वाइफ जो थी राजाराम की विडो वाइफ, विधवा वाइफ, तो उसको गादी पे बिठा दिया, गद्दी पे बिठाया था। उसके बाद हुआ ऐसा, कोल्हापुर जो था ब्रांच ऑफ द भोसले डायनेस्टी, कोल्हापुर फिर भोसले डायनेस्टी की एक ब्रांच बन गई थी, ओके। और शाहू महाराज के अंडर उसको लाया गया था, शाहू महाराज के अंडर उसको लाया गया था। तो एंग्रिया क्लैन मेंटेन अ फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स नियर कोलाबा। तो एंग्रिया जो क्लैन थी, इन्होंने एक वॉरशिप कोलाबा के पास, कोलाबा भी जो मुंबई में आता है वो वाला कोलाबा की बात कर रहा हूँ, तो कोलाबा के पास एक इन्होंने जो जहाजों का ताफा जो होता है ना, वो ताफा इन्होंने क्रिएट किया था, वॉरशिप, जो युद्ध करने वाली जो बैटल
करने वाली जो जहाज होती ना, उसका एक ताफा क्रिएट किया था एंजेरिया क्लैन ने, और उन्होंने मराठास को सपोर्ट किया था। एंग्रिया क्लैन ने किसको सपोर्ट किया था? मराठास को सपोर्ट किया था। ओके, तो उस प्रकार से देखो, अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए होगी, पीपीटी नहीं, पीडीएफ बोल रहा हूँ मैं, नोट्स, तो आपको ये मिल जाएगी। तो जो लोग ग्रुप में नहीं है तो ऐड किए जाएंगे ग्रुप में। तो जैसे भी कल्पेश का ही मेरे पास है नंबर, बाकी लोग तो नहीं है। तो जो नहीं है वो यहाँ पे मुझे अपना टेक्स्ट मैसेज में नंबर आप दे सकते हो, मैं आपको ऐड करवाने के लिए बोल दूंगा। ठीक है? 900490। हाँ हाँ, आप मैसेज में दो सर, मैसेज में दीजिए शुभांगी। सर शुभांगी प्लीज मला पीडीएफ पाठवा पण. हाँ, तुम्ही ग्रुपमध्ये टेक्स्ट मेसेज मध्ये द्या तुम्हाला मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये। मॅसेज हाँ केले बघा त्याच्यामध्ये. हाँ, यस यस, अंशुल का भी आ गया, शुभांगी का आ गया। ओके, बाकी लोग जो भी है उनका भी आप शेयर कर दो, इसका पीडीएफ आ जाएगा वहाँ पे। क्या होता है, रिवीजन के लिए आपके पास अगर कुछ मटेरियल नहीं होगा तो यहाँ से आप रिवीजन कर लो। ठीक है? और रिवीजन के लिए होना चाहिए, एक बार अगर पढ़ा तो ध्यान नहीं रहता, बाद में भूल जाएंगे आप। सो मराठा पावर्स को इन्होंने सपोर्ट किया था, एंग्रिया क्लैन ने। ओके, और देयर शिप्स अ थ्रेट टू द पोर्टुगीज बेसिस। अब पोर्तुगीज का बेस कहाँ पे था? पोर्तुगीज जानवी। ओके, अंशुल और उसके बाद शुभांगी, ठीक है, और बाकी जो लोग होंगे वो भी शेयर कर दो, मैं फिर नोट डाउन कर लेता हूँ, बाद में फिर ये का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्रीचा फर्स्ट चॅप्टर आहे की ऑलरेडी स्टार्टेड आहे? हाँ, फर्स्ट चॅप्टर खत्म झालं आपलं, पहिलं चॅप्टर संपलंय, दिस इज सेकंड चॅप्टर। सेकंड आणि पहिला चॅप्टर थोडा आधा हो गया था, थोडा म्हणजे अर्धा शिकवलं त्यांनी, अर्धा बाकी आहे. तर हे अर्धा तुमचं कम्प्लीट करतोय मी आता. ठीक. ठीक आहे? फर्स्ट लेक्चर कोणाकोणाचे आज? सो माझं होतं फर्स्ट हिस्ट्री. ओके 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 ओके. यस अंशुल, यस. ठीक है. सो हाँ, एमपीएससी में नहीं, एमपीएससी में नहीं आता है, राज्य सेवा में आ जाए, राज्य सेवा में आएगा, आपको स्टेट सर्विस में आएगा। स्टेट सर्विस में मेडिवल और एंशियंट बहुत थोड़ा, मेंस में आपको पूछा जाता है, मेंस में, प्रीलिम में नहीं है, प्रीलिम में सिर्फ मॉडर्न करना है, महाराष्ट्र और इंडिया का करना है, लेकिन जब आप मेंस अटेम्प्ट करोगे तो मेंस में मॉडर्न पे फोकस है ना मोस्टली। हाँ, मॉडर्न ही फोकस्ड है, महाराष्ट्र का ज्यादा फोकस होता है, वो प्रीलिम में आता है। अगर आप मेंस का देख लो स्टेट सर्विस का, तो उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस का। मेंस में 150 मार्क्स का पेपर है। हाँ, मेडिवल इंसिडेंट उसमें पूछा जाएगा। मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस है ना, इट इज जस्ट लाइक मिनी यूपीएससी, तो मिनी यूपीएससी का पार्ट है। हाँ, कौन सा? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, हाँ हाँ, शेयर कर दूंगा मैं, हाँ, मैं पीपीटी में शेयर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ मैं आपको यहाँ बोल रहा था कि ये जो एंग्रिया क्लैन थी ना, ये एंग्रिया क्लैन के ऊपर थोड़ा पोर्तुगीज ने जुल्म किया था, तो इनका बहुत बड़ा गुस्सा था, इनको पोर्तुगीज को खत्म करना था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक वॉरशिप बनाई थी, एक ताफा बनाया था जहाजों का, कोलाबा में बनाया था, और ये सपोर्ट करते थे मराठास को, बिकॉज मराठा सबसे पावरफुल थे उस टाइम पे। जैसे जैसे बालाजी विश्वनाथ, शाहू जी, बाजीराव वन, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, माधवराव, ये आपको आगे आने वाला है। तो ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, तो इनको सारे डरते थे, इवन ब्रिटिश पावर भी डरती थी इनसे, तो इन्होंने मराठास को सपोर्ट किया। बाद में पोर्तुगीज का जो बेस था, पोर्तुगीज का बेस का था गोवा में था। जैसे हर जो फॉरेन पावर इंडिया में आई थी, जैसे ब्रिटिश का बेस था बंगाल, पोर्तुगीज का था गोवा, उसके बाद इनका था पौंडीचेरी फ्रेंचों का, डच का था गुजरात। ओके,
तो इनके एक बेस थे, इनके हेडक्वार्टर्स थे वहां पे, तो वहीं से वो ट्रेड ज्यादा करते थे। तो इनकी जो शिप्स थी, कौन थी, किसकी थी शिप्स, पोर्तुगीज की जो शिप थी गोवा में, तो उसका सीधा धोखा किसको था, हसन और दमन को धोखा था। ऑल्सो अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजों का भी धोखा था मराठा को वहां से। ओके, तो इसीलिए बाद में हुआ ऐसा। हावेवर ताराबाई अली मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे, और इसी से एंग्रिया क्लैन का नाम दिया गया कान्होजी आंग्रे। ठीक है, रिबेल्ड अगेंस्ट शाहू एंड मार्च टुवर्ड्स हिज कैपिटल सतारा। तो ताराबाई का एक दोस्त था, उसका नाम था कान्होजी आंग्रे। एलाय दोस्त नहीं बोल सकते आप, एक मित्र पक्ष था, मराठा था, मराठा एडमिरल था वो कान्होजी आंग्रे। इन्होंने शाहू महाराज के खिलाफ एक बंड पुकार लिया, एक जंग छेड़ दी, और बाद में सतारा जो कैपिटल थी शाहू महाराज की, सतारा कैपिटल की तरह इसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। शाहू के अगेंस्ट ये वॉर करने जा रहा था। इसको पता नहीं था कि वहां बालाजी विश्वनाथ है। ओके, और उसके बाद इसको ये भी पता नहीं था कि उसका बेटा बाजीराव है। तो बालाजी ने पूरा मैनेज कर लिया इसको, अंग्रेज को। ओके, तो मैनेज टू नेगोशिएट विद अंग्रेज, नेगोशिएट कर लिया। बालाजी वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड। तो बाय अपीलिंग टू हिज मराठा पैट्रियोटिज्म एंड कन्विंस्ड हिम टू बिकम शाहूज एडमिरल सारखेल। तो बालाजी ने बोला, भाई ये शाहू महाराज है, इतने स्ट्रॉन्ग मराठा लीडर है, अगर मराठा एम्पायर को बचाना है और बढ़ाना होगा ना, तो उस पर एक्सटेंड करना होगा, तो तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा शाहू महाराज को। ये बालाजी ने किसको समझाया, अंग्रेज को समझाया, कान्होजी आंग्रे को। तुम क्या पागल बन गए, ताराबाई के चक्कर में मत जाओ। ठीक है, वो तो तुम्हें मराठा को एम्पायर को खत्म करने को तुली हो। ओके, इसलिए तुम उसके पीछे मत जाओ, उसके सपोर्ट मत करो। तो तुम आ जाओ शाहू की इसमें आ जाओ, सपोर्ट में आ जाओ, और उसको थोड़ा सा आप अगर तुम भी अगर आ गए तो फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो मराठा एम्पायर बढ़ेगा। तुम्हें पता है इसने नेगोशिएट कैसे किया था, पता है? अगर हमें पोर्तुगीज को गोवा से भगाना है, अगर हमें ब्रिटिशों को हराना है, तो हमें शाहू महाराज को सपोर्ट करना पड़ेगा। वही एक है जो इन दोनों को वहां से भगा सकता है इंडिया से। ठीक है, मराठा रीजन से। तो इसके बाद ऐसे कुछ चीज इसको बता दी गई, और ये बाद में क्या हुआ, दे कंबाइन फोर्सेस टू डिफीट द मुस्लिम सिटीज ऑफ जंजीरा। तो जब जंजीरा जंजीरा की मुस्लिम सिद्धीज, ये एक फोर्स थी, इनको कंबाइनली उन्होंने डिफीट कर दिया था दोनों ने, आंग्रे ने और बालाजी ने। मराठास कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द कोकन कोस्ट एज अ रिजल्ट। जब आंग्रे और बालाजी साथ में आ गए शाहू के साथ, तो इन दोनों ने इतना जबरदस्त विक्टरी करने की कोशिश की बाद में, तो मराठा ने कोकन कोस्ट को भी काबिज कर लिया था, कोकन कोस्ट। ठीक है, तो जैसे ये मुस्लिम सिद्धीज को हरा दिया ना इन्होंने जंजीरा में, जंजीरा की एक क्लैन थी ये मुस्लिम सिद्धीज, इनको हराने के बाद कोकण का कोच भी इसके हाथ में चला गया था, मराठास के हाथ में। 1713 बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया एज अ पेशवा, किसके द्वारा, शाहू के द्वारा। फाइनली पेशवा बना दिया गया, और बड़ी पावर इनके हाथ में दे दी गई थी। ओके, तो अभी पूरा पेशवा पेशवा या इससे आगे पूरा पेशवा ही होगा। ओके, इसके आगे पेशवाई होगा। अब पूरी पेशवाई आएगी बाजीराव वन, उसका तो हमें देखना है, वो तो बहुत खतरनाक थे। ओके, तो बालाजी से भी एडवांस थे, बालाजी विश्वनाथ से। वो आगे की स्लाइड में देख लेते क्या है। दिस इज पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उसकी उनका स्टैचू है। 1713 टू 1720 इनका ड्यूरेशन था 7 साल का। 7 साल में इनका उन्होंने 70 साल से ज्यादा काम करके दिखाया था। जो 70 साल में नहीं कर पाएगा, इन्होंने 7 साल में कर दिया था। ओके, ये 6th मराठा पेशवा थे, और फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा ऑफ द भाट फैमिली। भाट भट्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पहले भी कुछ पेशवा थे मराठा डायनेस्टी में, वो काम करते थे। इनके पूर्वज थे, इनके फादर वगैरह थे, इनके ग्रैंड फादर भी थे, वो भी पेशवा थे। पेशवा एक छोटा सा एक पद था, पहले एक पोजीशन था मराठा डायनेस्टी में। ओके, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, देखो भट्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके साथ साथ कोंकणास्ट और चितपावन ब्राह्मण फैमिली, इनसे भी बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे के पेशवा। अब उसके बाद आएंगे आगे 1718 से बालाजी निगोशिएटेड द मुगल मराठा ट्रीटी विद द सैयद ब्रदर्स। जो मैंने आपको कहा था ना, सैयद ब्रदर्स जो रेफरेंस में आए थे, फारूक शहर को राजा बनाने वाले, और मोहम्मद शाह जो रंगीला था, उन्होंने उनको मार दिया था सैयद ब्रदर्स को।
उनके साथ इन्होंने बहुत सारे ट्रीटीज को नेगोशिएट किया था, बहुत सारे करार किए थे। कि बालाजी ऑलरेडी इतना स्ट्रांग था, सैयद ब्रदर्स को ये पता था कि बालाजी विश्वनाथ इज वेरी पावरफुल, शाहू के बहुत राइट हैंड है, और ये अगर इसने अगर डिसाइड किया तो ये आगे कुछ भी कर सकता है। मुगलों को खत्म करने पे तुले थे ऑलरेडी मराठा पावर। ओके, तो मुगल्स टू पे चौथ। तो देखो जैसे इन्होंने मुगल के साथ एक रिलेशन बना दिए, ओके, एक नेगोशिएट किए थे कुछ ट्रीटी, सैयद ब्रदर्स को इन्होंने धमकी दी थी बालाजी विश्वनाथ ने, अगर आप लोग हमें अगर टैक्स नहीं दोगे ना, हम सीधा आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो आपके ऊपर अटैक यानी समझ सकते हो कि मराठा पावर ऑलरेडी एक्सपेंस हो रही है, ऑलरेडी बढ़ रही है, तो फिर आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा हमें अगर हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो सीधा धमकी दी थी। तो इसलिए फिर क्या करो, ट्रीटी कर लो हमारे साथ, करार करो, एग्रीमेंट करो, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें फिर आपको क्या पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं आपको। चौथ, चौथ यानी 1/4, जितना आप रेवेन्यू कमाते हो ना उसका 1/4 हमें देना पड़ेगा, 25% हमें देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सार देशमुख की भी आपको हमें देनी पड़ेगी। सार देशमुख की कौन सी, डेक्कन, गुजरात और खानदेश, इस एरिया की सार देशमुख की आपको देनी पड़ेगी, प्लस 10% रेवेन्यू देना पड़ेगा। देखो, चौथाई प्लस उसके साथ साथ क्या, 10% रेवेन्यू इन एरिया का, ये आपको हमें देना पड़ेगा, सीधा करार। जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया, वैसे ही इसने अपने कदम नॉर्थ की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर हमें अगर मराठा एम्पायर चलाना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और हमारी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट हमें पैसा हम अदर रीजन से ला सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो रेस्टोरेशन ऑफ शिवाजी कॉन्क्वेस्ट इन कर्नाटक। कर्नाटक में शिवाजी का जो कॉन्क्वेस्ट था, शिवाजी महाराज का एक सपना था कि वहां पे कॉन्क्वेस्ट करके हमें उसको कर्नाटक का पार्ट हमें हासिल करना था, तो उसको रेस्टोरेशन करना बालाजी विश्वनाथ ने स्टार्ट कर दिया था। ओके, शाह वुड एक्नॉलेज नॉमिनल स्कॉलरशिप सॉरी को लॉर्डशिप ऑफ मुगल्स एंड प्रोवाइड देम विद अ फोर्स ऑफ 15,000 कैवल्री। तो शाहू ने प्रॉमिस किया मुगलों को, अगर आपके ऊपर कोई भी अगर आँच आती है, कोई भी अगर अटैक करेगा, तो 15,000 की कैवल्री हमारी आपके साथ रहेगी। ओके, वो आपको सपोर्ट करेगी किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमें क्या करिए, आप चौथाई दे दीजिए। ओके तो टैक्स दो, हम आपको कैवल्री देंगे, हमारी फोर्स देंगे। जो ब्रिटिशों ने बाद में किया वो मराठाओं ने पहले ही कर दिया था। ब्रिटिश ने बाद में यही किया था, सेम किया था, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसी तरह से ये चला था मैटर आगे। तो फारूक शाह रेफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रीटी। तो मैंने जैसे बताया था ना आपको कि फारूक शाह था उस टाइम पे, सही ब्रदर्स के टाइम पे। जैसे ये बालाजी विश्वनाथ ने इसके साथ ट्रीटी की थी ना, ये ट्रीटी किसने रेफ्यूज की थी, ये फारूक सियार ने मना कर दिया था, भाई इनके साथ मैं ट्रीटी नहीं करूंगा मराठा के साथ। ये कौन सा ट्रीटी, इनको चौथाई दो, इनको सात देशमुखी दो, ये मैं नहीं दे सकता। ऐसा किसने बोला, फारूक सियार ने। तो सैयद ब्रदर्स ने बोला, भाई ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम्हें राजा हमने बनाया, मुगल किंग हमने बनाया है, तो हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। ओके, तो उनको हमें देना है तो देना है। तो फिर जैसे इसने मना किया था ना, तो इसको फिर मरना पड़ा फारूक सियार को। बालाजी ने बोला था सैयद ब्रदर्स को, अगर ये मना कर रहा है इसको मरवा दो, हम सपोर्ट करते हैं आप, तो इसको मरवा दिया था फारूक सियार को। ठीक है, सो नेक्स्ट मुगल एम्पर बना था रफी उल दरजत। तो इन्होंने मराठा ट्रीटी को रेटिफाई किया था इसके बाद। तो मुगल्स रिकॉग्नाइज शाहू एंड हिज सक्सेसर एज द राइटफुल heirs टू छत्रपति शिवाजी। देखो यहाँ पे शाहू महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सक्सेसर घोषित किया था मुगलों ने, बाद में किया था, रिकॉग्नाइज किया था। पहले मना कर दिया था, बहादुर शाह ने तो मना कर दिया था, भाई मैं तुम्हें जेल से रिहा कर रहा हूँ, कैद से हम आपको छोड़ रहे हैं शाहू महाराज को, तब बोला था। ठीक है, 1707 में बोला था इसने। लेकिन मैं आपको मराठाओं का किंग नहीं मान्यता दूंगा आपको मराठाओं किंग बनने की, किंग तो हम ही है। अब शाहू महाराज किंग बन गए, बताओ। तो ये किसने किया था, ये बालाजी विश्वनाथ ने किया था। शाहू महाराज को किसी भी हालत में मराठाओं का राजा घोषित करना है, उसके लिए हमें मुगल्स को जाके मिलना पड़ेगा, उनसे निगोशिएशन करना पड़ेगा। तो मुगल्स बिकेम अ पपेट गवर्नमेंट ऑफ मराठास इन डेक्कन। डेक्कन में मराठास के पपेट गवर्नमेंट मुगल बन गया था। डेक्कन में बना था, दिल्ली में नहीं बना था। पपेट है जैसे मराठा बोलेंगे वैसे इनको सुनना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आगे का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो है बाजीराव वन। ये बाजीराव कौन, देखो आप, ये इसके पीछे शनिवार वाला है बाजीराव के पीछे। सो बाजीराव जो है, बाजीराव इज दी
सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। जैसा बाप था वैसे ही बेटा था। ये तो बाप से भी थोड़ा कुछ कदम एडवांस था। बाजीराव मस्तानी मूवी अगर आपने देखी होगी तो वही बाजीराव की मैं बात कर रहा हूँ। So Bajirao I was appointed Peshwa after his father Balaji's death. तो चलिए इसका पार्ट मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसका पीपीटी आपको मिलता चलेगा। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो आपको ये पीपीटी वैसे ही मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहाँ पे। सो एवरीवन गुड नाइट। सो मोस्ट वेलकम जानवी। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। यस गुड नाइट ऑल। गुड नाइट ऑल। दिए